हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं सुधीर मोतला और ये आपकी पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं हम। इससे पहले भी हम 8-10 क्लास ले चुके हैं और हम क्या प्रियम्बल पढ़ रहे हैं। प्रियम्बल के बारे में, भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें उसे अच्छे से समझना है। हम उसे कहाँ से शुरू किया था हमने, हम भारत के लोग, वो वहीं से शुरू होती है। और हम भारत के लोग से लेकर हम उसे कहाँ तक ले आए हैं, न्याय तक। हमने न्याय को पढ़ लिया है और न्याय में जो न्याय के बाद हमने समता भी पढ़ लिया, अर्थात संविधान के जो लक्ष्य हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। उसमें लक्ष्य में हम स्वतंत्रता पढ़ रहे हैं और वही पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। वो छोटी क्लास बनी थी, मैं स्वतंत्रता को पूरा समझा नहीं पाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से। हम आपको अगली क्लास में यानी कि इस क्लास में अभी स्वतंत्रता के बारे में सही अच्छे कंसेप्चुअल तरीके से समझाएंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है और ये कितने प्रकार की जो संविधान में एक्सेप्ट की गई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्लास को लेकर। तो हम पढ़ रहे थे संविधान के लक्ष्य और इस लक्ष्य में हमने क्या पढ़ा, हमने इस लक्ष्य में न्याय और समता को पढ़ लिया है। हम क्या पढ़ेंगे, स्वतंत्रता को। हम स्वतंत्रता को पढ़ने जा रहे हैं और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, लिबर्टी होता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, लिबर्टी। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, लिबर्टी। और लिबर्टी किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से। हाँ, तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। हमने पहली कैसी, थॉट। थॉट, थॉट कैसी, थॉट का मतलब क्या है, विचारों की स्वतंत्रता। थॉट कैसी, विचारों की स्वतंत्रता। थॉट्स, तो थॉट्स कैसी हैं, विचारों की स्वतंत्रता मतलब हम अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत करें, अपने कुछ भी विचार रख सकते हैं, वो हमारी अंतःकरण का मुद्दा है, वो किसी और के द्वारा उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति। दूसरा क्या पढ़ा हमने, अभिव्यक्ति, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन। तीसरा आपका क्या है, विश्वास। विश्वास, विश्वास को क्या कहते हैं, बिलीफ, बिलीफ। और आपका है चौथा आस्था, आस्था, इसे कहते हैं फेथ। और चौथा अगला है आपका उपासना। उपासना को क्या कहते हैं, वर्शिप। उपासना को क्या कहते हैं, वर्शिप। ठीक है, तो ये क्या है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। तो हमें क्या पढ़ना है, थॉट्स पढ़ना है। हमने पहली क्लास में थॉट्स पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। थॉट्स को देखते हैं आप। थॉट, विचार। तो हमने बताया विचार क्या होता है और कहां से विचार आता है। देखिए, विचार आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं और मस्तिष्क में उत्पन्न होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो वो उत्पन्न हुए होंगे, कहीं से तो शुरुआत होती होगी। तो एक आंतरिक आवाज़, जिसे कहते हैं इनर वॉइस, वो इनर वॉइस से निकल के आता है। इनर वॉइस का मतलब होता है जब आप किन्हीं चीज़ों को फील करने लगते हैं अंदर से। देखो, ये कैलकुलेशन होती है, आपके चारों ओर जो कैलकुलेशन चल रही है उन्हीं से एक इनर वॉइस डेवलप होती है और वही इनर वॉइस आपके विचारों तक पहुंचती है, वही विचार में बदलती है। देखिए कैसे बदलती है, जैसे इनर वॉइस है। इनर वॉइस का मतलब क्या है, इनर वॉइस, ये इनर वॉइस है क्या, आंतरिक आवाज, इसे कहेंगे आंतरिक आवाज। इसे क्या कहते हैं, आंतरिक आवाज। अब ये आंतरिक आवाज आई कहां से, आंतरिक का मतलब अंदर से। जब अंदर से कोई चीज फील करी जाती है, कुछ ऐसे निकल के आता है, हम उसे अंदर ही अंदर वो कैलकुलेशन में चलता रहता है, वो एक्सप्रेशन में नहीं आता जब तक उसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कहाँ, अपने दिमाग में ही। वो कैसे है, इनर वॉइस कहते हैं उसे। तो अब ये इनर वॉइस क्या है, यही इनर वॉइस कब डेवलप होती है आगे, किसके रूप में इनर वॉइस डेवलप होती है, इनर एक्नॉलेजमेंट के रूप में। इनर एक्नॉलेजमेंट, इनर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है अपने किससे, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं जिसे, इनर एक्नॉलेजमेंट, यानी कि स्वयं से जुड़ना। इसे स्वयं को जानना कह सकते हैं आप, या
स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। अब स्वयं को कैसे जानेंगे? स्वयं को जाना जाता है इनर सेल्फ से। ये कहाँ से आता है? ये आता है आपका इनर सेल्फ से। ये कहाँ से आता है? इनर सेल्फ से। और इनर सेल्फ किससे आता है? इनर सेल्फ किससे आता है? तप से आता है। तप कहते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं इसे? तप। अर्थात तप का मतलब क्या है? जब स्वयं को जानने के लिए प्रयास किया जाए तो उसे तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए किया गया प्रयास, किया गया प्रयास। स्वयं को कैसे? आंतरिक चीजों को। तप का मतलब है स्वयं को जानने के लिए किया गया प्रयास, अर्थात किसको? इनर सेल्फ को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? इनर सेल्फ को। यानी कि जब आप अपने ऊपर आत्म का अध्ययन करते हैं, यानी कि आत्म अध्ययन, जिसे क्या कहते हैं? आत्म का अध्ययन, अध्यात्म, ठीक है। तो उसे वो किससे निकल के आता है? वही तो इनर सेल्फ है। तो उसी को जानना क्या है? वो किस, उससे क्या डेवलप होता है? इनर एक्नॉलेजमेंट डेवलप होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसे ऐसे समझिए। विचार सबसे पहले एक इनर वॉइस आती है, आंतरिक आवाज कहते हैं, ठीक है। फिर इनर एक्नॉलेजमेंट आता है। इनर एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वयं को जानना, ठीक है। और स्वयं को कैसे जाना जा सकता है? स्वयं को जानने के लिए इनर सेल्फ होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है? स्वयं से जुड़ना पड़ेगा, ठीक। अब स्वयं से जुड़ेंगे कैसे? फीलिंग्स से। स्वयं से जब जुड़ेंगे तो क्या डेवलप होंगी? फीलिंग्स डेवलप होंगी, जिन्हें संवेदना कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? संवेदना। क्या होता है? जिन्हें क्या कहते हैं? संवेदना। और संवेदना से क्या उत्पन्न होता है? संवेदना का मतलब क्या है? जब आप स्वयं से जुड़ने का जो प्रयास करते हैं, जब आप स्वयं से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो उसमें फीलिंग्स डेवलप होने लगती है। और इन्हीं फीलिंग्स से क्या बनते हैं? थॉट्स बनते हैं। इन्हीं फीलिंग्स से क्या बनते हैं? थॉट्स बनते हैं, ठीक है। और इसी थॉट्स से क्या बन जाता है? जब इस पे थिंकिंग होती है, थॉट्स पे, जब थॉट्स पे थिंकिंग होती है तो ये क्या बन जाता है? यही आइडिया बन जाता है, ठीक है। इसी को विचारधारा कहते हैं। यही क्या बन जाता है? आइडिया। अब इसे ऐसे समझिए। चलो इसको देख लो एक बार, पीछे हट जाता हूं मैं। इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, इनर वॉइस, इनर एक्नॉलेजमेंट, इनर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब इनर एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या आएगा? इनर एक्नॉलेजमेंट। अब इनर वॉइस और इनर एक्नॉलेजमेंट। इनर एक्नॉलेजमेंट के बाद क्या बनेगा? फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स। और फीलिंग्स के बाद क्या आएगा? थॉट, थॉट्स। और थॉट्स के बाद क्या आएगा? थॉट्स के बाद विचार आएगा, थिंकिंग। थॉट्स के बाद आएंगे थिंकिंग, और थिंकिंग के बाद आएगा आइडिया, ठीक है। अब ये ऐसे बनता है। अब देखो, इनर वॉइस, आंतरिक आवाज, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, आंतरिक आवाज। इनर एक्नॉलेजमेंट, स्वयं को जानना, स्वयं को जानना। और फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब क्या है? इनर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है, इनर एक्नॉलेजमेंट का मतलब है जब स्वयं से जुड़ने का अनुभव होने लगे। स्वयं को जानने का मतलब क्या है? स्वयं से जुड़ने का अनुभव, स्वयं से जुड़ने का अनुभव। स्वयं से जुड़ने का अनुभव क्या होता है? इनर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? इनर सेल्फ से आता है, ये इनर सेल्फ से। और इनर सेल्फ का मतलब क्या है? इनर सेल्फ से। यही तो इनर सेल्फ क्या है? इनर एक्नॉलेजमेंट ही तो है। और ये फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? जब स्वयं से जुड़ने के बाद या स्वयं से जुड़ने पर जो गुण विकसित होता है, अर्थात स्वयं से जुड़ने के बाद, इसे ऐसे लिखेंगे, स्वयं से जुड़ने के बाद, स्वयं से जुड़ने के बाद क्या होता है? जो गुण विकसित होता है, जो
गुण विकसित होता है, जो गुण विकसित होता है, स्वयं से जुड़ने के बाद जो गुण विकसित होते हैं, जिन्हें दूसरे महसूस कर सकें, जिन्हें दूसरे भी महसूस कर सकें, उसी को तो क्या कहते हैं, उसी को फीलिंग्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता, कहते हैं ना, ये हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता है, नहीं समझती है, नहीं समझते, या कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता सुन जाता है कि ये फीलिंग्स को नहीं समझता। फीलिंग को समझने का मतलब क्या है कि आपकी जो इनर वॉइस है उससे जो फीलिंग्स निकल रही है उसे दूसरा जब समझता नहीं है तो उसे कहते हैं फीलिंग्स का ना समझना। अर्थात जब इन्हें कोई समझने लगे, यानी कि इस तरीके का गुण जो दूसरा भी उसे महसूस करे, उसे क्या कहते हैं, फीलिंग्स कहा जाता है। कहते हैं कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स मतलब आपने उसके गुण को समझा, तभी तो फीलिंग्स आई ना, निकल गए। तभी तो आपने कहा कितनी अच्छी फीलिंग्स हैं या कितनी बुरी फीलिंग्स हैं, या नेगेटिव व्यक्ति है या पॉजिटिव व्यक्ति है। ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये इनर वॉइस और इनर सेल्फ से आती हैं, इनर एक्नॉलेजमेंट से। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो इसके बाद क्या है, थॉट्स आएगा। अब थॉट्स को क्या कहते हैं, जब संवेदनाओं के माध्यम से, संवेदना का मतलब फीलिंग्स, संवेदना अब थॉट्स को कैसे करेंगे, जब संवेदनाओं के माध्यम से किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, जब संवेदनाओं के माध्यम से किसी विषय को, जब संवेदनाओं के माध्यम से किसी विषय को प्रस्तुत करें, जब संवेदनाओं के माध्यम से किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है या निर्धारित किया जाता है तो उसे विचार कहते हैं, को निर्धारित किया जाता है तो उसे विचार कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, विचार कहा जाता है। ठीक है, ये विचार किससे आया, फीलिंग्स से। और फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स बुद्ध के शब्दों में फीलिंग्स क्या है, बुद्ध के शब्दों में फीलिंग्स का मतलब क्या है, करुणा। बुद्ध के शब्दों में फीलिंग्स, बुद्ध का मतलब, बुद्ध कौन, ईश्वर, जिसे आप महात्मा बुद्ध कहते हैं। बुद्ध के शब्दों में फीलिंग्स क्या है, करुणा है। ठीक है, जिसे कंपैशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंपैशन भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये क्या है, थिंकिंग। अब इस थॉट से क्या आई, थिंकिंग आई। अब थिंकिंग क्या है, जब आप बार बार थॉट्स को रिपीट करते रहते हैं, जब आप थॉट्स को, उसे क्या कहते हैं, उसे थिंकिंग कहा जाता है। जब इस पे बार बार थॉट्स को रिपीट करते हैं और उससे क्या बन जाता है, वही आपका आइडिया के रूप में डेवलप हो जाता है। विचार को बार बार रिपीट करना, विचार को बार बार क्या करना, विचार पर बार बार थिंकिंग करना है, चिंतन करना, और फिर वो चिंतन क्या कर देता है, वही विचार बन जाता है। वही क्या बन जाता है, विचार बन जाता है। यानी कि आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग्स के बाद जो थॉट्स आती हैं, उन थॉट्स के माध्यम से आपके अंदर एक ऐसी निश्चित संवेदनाएं बन जाती है, एक निश्चित विचार आ जाता है जिसे आप मानने लगते हैं। वही क्या है, विचार। यानी कि आपकी एक अभिव्यक्ति के लिए अब आपके अंदर कुछ प्रस्तुत हो चुका है। इसके बाद ही क्या आएगा, इसके बाद सीधे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। अर्थात भारत के संविधान में किसकी स्वतंत्रता दी गई है, किसकी स्वतंत्रता दी गई है, फीलिंग्स की, किसकी, थॉट्स की। मेन चीज क्या है, थॉट्स। तो थॉट्स की यानी कि किसकी, विचारों की स्वतंत्रता। तो थॉट्स को कैसे लिखेंगे हम, थॉट्स को, अच्छा ये लिख लिया कि संवेदनाओं के माध्यम से जब किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे विचार कहा जाता है। तो संवेदनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने का मतलब क्या है कि जब जो आपके अंदर चीजें निकल के आ रही हैं उन्हें आप बाहर भी बता सको। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे थॉट्स कहते हैं। अब विचारधारा का मतलब क्या है, विचारधारा का मतलब होता है जब आप बार बार उस पर थिंकिंग करते हैं तो एक विचारधारा बन जाती है। जैसे विचारधारा क्या है, समाजवाद, जैसे समाजवाद, ठीक है, और आपका पंचायती राज, समाजवाद, पंचायती राज, ये सब कैसे बने,
ये क्या है, ये विचारधारा है, ये सब क्या है, विचारधारा। और ये किससे आई हैं, ये किससे आई है, ये थॉट से ही तो आई हैं। ये किससे आती हैं, ये थॉट से आती हैं सब। और थॉट्स कहाँ से निकल के आता है, थॉट्स आता है फीलिंग से निकल के, फीलिंग से निकल के। और ये फीलिंग्स तो कहीं ना कहीं तो बनी होगी, तो आ गई ना भाई बात। ये फिर वहीं इनर सेल्फ पे बात चली जाती है, इनर एक्नॉलेजमेंट या फिर इनर वॉइस के आधार पर। तो इस तरीके से विचारधारा बदलती है, वैसे ही नई नई विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं। अगर इस पर रोक लगा दी जाए तो दुनिया में नई विचारधारा आनी बंद हो जाएंगी। यूरोप में अगर इस पर रोक लगा दी जाती तो ये नई विचारधाराएं नहीं आती। जैसे समाजवाद है, कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट है, और आपका लोकतंत्र है। लोकतंत्र भी तो एक क्या है, लोकतंत्र भी तो विचारधारा ही है भाई। जो आपका लोकतंत्र है ये भी तो एक विचारधारा ही है, ये भी तो कहीं से निकल के ही आया होगा। जब राजतंत्र से लोग परेशान हो गए होंगे तो एक इनर वॉइस बनी होगी कि आपको इससे छुटकारा चाहिए, तो क्या होना चाहिए, कहीं फीलिंग्स आई होंगी फिर कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। फिर वो किस में बना, वो थॉट्स में बना, क्योंकि उस पर चिंतन हुआ, और जब चिंतन हुआ तो वो विचारधारा बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो दूसरी क्या है, दूसरा है आपका अभिव्यक्ति। दूसरा है आपका अभिव्यक्ति। एक्सप्रेशन। दूसरा है आपका अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्ति का, यानी कि जब आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने लायक, यानी कि जब आप अपने विचारों को प्रस्तुत करें, या विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका, इसे ऐसे समझिए, विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका, विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका, विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन। विचारों को प्रस्तुत करने का तरीका एक्सप्रेशन, कैसे, जिससे उसे दूसरे भी समझ सकें, जिससे उसे दूसरे भी उसी रूप में समझ सकें, उसी रूप में समझ सकें, उसी रूप में क्या कर सके, समझ सके, उसी रूप में समझ सके। देखो मैंने फीलिंग्स में भी आपको यही बताया था, फीलिंग्स में मैंने आपको यही बताया था कि फीलिंग्स का मतलब है जब आपको स्वयं से जुड़ने के बाद एक ऐसा गुण विकसित हो जाए जो दूसरा उसे महसूस कर सके। ठीक है, और यहाँ भी दूसरा उसे उसी रूप में, तो यहाँ थोड़ा सा अंतर है। फीलिंग्स आपने महसूस की, अच्छी फीलिंग्स है, ठीक है, अच्छी फीलिंग्स है, लेकिन क्या है, ये तो अभिव्यक्ति ही बताएगी ना। तो ये चीज़ तो अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी। फीलिंग्स से आप ये नहीं जान सकते कि दूसरे वाला बिल्कुल एग्जैक्ट क्या चाहता है। हाँ, आप ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें प्रस्तुत हो रही हैं, लेकिन ये किससे आती हैं, अभिव्यक्ति से आती है। अर्थात आपके अंदर जो थॉट आई है उसे एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के माध्यम से ही दूसरे जान सकते हैं। भाई मेरी थॉट्स है, मेरे विचार है, मेरे विचारधारा है। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उनको उनके अंदर थॉट्स बनी, ठीक है, उनके अंदर थॉट्स बनी, लेकिन उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो पहुंचाने का जो माध्यम है वो क्या है, अभिव्यक्ति है, वही अभिव्यक्ति है। अर्थात जो मेरे अंदर कैलकुलेशन हो रही है, जैसे मुझे भूख लगेगी तो मेरे अंदर कैलकुलेशन होगी, तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें उत्पन्न होने लगेगी। मेरे दिमाग में विचार आया कि अच्छा भूख लग रही है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, बता करके मुझे भूख लगी है। जब ये मैं शब्द बोलूँगा तो यही क्या है, अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये अभिव्यक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। अब 3 प्रकार की कैसी, देखिए, एक होती है लिखित, किसी को आप लिख के बता दें, किसी को आप लिख के बता दें कि आप ये चाहते हैं या आप ये सोचते हैं, तो वो कैसी होगी, लिखित। कैसी, मौखिक, किसी को आप बोल कर बता दें, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मौखिक है, बोल के बता रहा हूँ, ये मौखिक अभिव्यक्ति है। और ये क्या है, ये लिखित अभिव्यक्ति है। और तीसरी क्या है, सांकेतिक। तीसरी क्या है, सांकेतिक। ठीक है, सांकेतिक का मतलब क्या है, जब संकेतों के माध्यम से किसी बात को अभिव्यक्त किया जाए। जैसे आप देखते होंगे जो पेपर होते हैं उनमें कार्टून आता है एक पेज पर, तो वो कार्टून क्या है, जैसे मान लीजिए किसी पॉलिटिकल सिस्टम पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे या किसी पॉलिटिकल डिसीजन पे कार्टून बनता है, तो वो कार्टून क्या करता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, या तो वो हंसी उड़ाएगा या वो उसका समर्थन करेगा। तो उससे पता चल जाता है कि कार्टून क्या कहना चाहता है, वही क्या है, सांकेतिक है। वही अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, सांकेतिक अभिव्यक्ति। इसलिए अभिव्यक्ति का मतलब क्या है, विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसे दूसरा भी उसी रूप में समझ सके, तो उसे क्या कहेंगे,
मौखिक अभिव्यक्ति कही जाएगी। ये क्या है? लिखित, रिटिन, ओरल और कैसा? ये सांकेतिक होती है। 3 प्रकार की हो गई। ठीक, अब देखिए अगला तीसरा, विश्वास। तीसरा हो गया विश्वास। अच्छा, इसमें रुको, इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ। हाँ, विश्वास। विश्वास क्या है? देखिए, विश्वास का मतलब क्या है? जिस ऐसा तथ्य जिसमें ऐसा तथ्य जिसमें तथ्य देने वाला, ऐसा तथ्य जिसमें तथ्य देने वाला, ऐसा तथ्य जिसमें तथ्य देने वाला तथ्य को लेकर निश्चित होता है, निश्चित होता है। ऐसा तथ्य जिसे तथ्य को लेकर तथ्य देने वाला निश्चित हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसी को विश्वास कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को विश्वास कहते हैं, बिलीफ कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? बिलीफ कहा जाता है। ऐसा तथ्य जिसमें तथ्य देने वाला अपने तथ्य को लेकर निश्चित होता है। जैसे आपके कुछ विचार हैं, आपने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे अच्छी प्रक्रिया है, तो इसका मतलब ये आपका विश्वास है कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छी है। जरूरी नहीं है कि वो अच्छी हो, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन आपका ऐसा विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप उस तथ्य को लेकर निश्चित हो गए, वो किसी भी आधार पर हो। जैसे किसी ने कहा कि ईश्वर है, तो ईश्वर का होना आपके अनुसार क्या है? ये विश्वास है। आपने कहा कि नहीं है, तो नहीं होने का मतलब क्या है? कि ऐसा आप तथ्य को लेकर आप निश्चित हो गए कि नहीं है। अब ये आपकी अपनी विचारधारा है, आपके अपनी आंतरिक आवाज है, आपका अपना अंतःकरण है, ये दूसरा पे लागू नहीं होता। तो विश्वास खुद से जुड़ी हुई बातों से होता है। वैसे तो अभिव्यक्ति, ये सब चीज़ें खुद से ही जुड़ी हुई है, व्यक्ति की पर्सनल स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन फिर भी ये विश्वास बिल्कुल इनर सेल्फ से आता है और वहीं ये डेवलप हो जाता है और वहीं ये निश्चितता अपनी ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो कोई भी तथ्य आप बताना चाहते हैं, जब उसे लेकर आप निश्चित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? विश्वास कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे विश्वास पैदा किए जाते हैं। जैसे किसी ने कहा, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो वो उसको कुछ नहीं पता, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसे मंदिर ले जाना चाहेंगे, तो वो मंदिर में विश्वास करने लगेगा। हम उसे बताएंगे कि ऐसा होता है, इसमें जाना चाहिए, तो उसके अंदर हम विश्वास पैदा कर रहे हैं। मस्जिद में जाने लगेगा तो उसे हम बताएंगे कि अल्लाह है, ये है, फलाह ढिमका है, चीज़ों को लेकर वो आश्वस्त होता रहेगा और उसके अंदर विश्वास पनपता रहेगा। अर्थात वो तथ्य को लेकर निश्चित होता रहेगा, चाहे वो तथ्य सही हो चाहे वह गलत हो। इससे अतर किसी और चीज़ में भी समझ ली। जैसे मान ले किसी ने कहा कि फला व्यक्ति बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो ये एक जनरल सेंटेंस है। तो जनरल सेंटेंस क्या हुआ? वो एक तथ्य है ना, तो लेकिन वो देने वाला उसे निश्चित हो गया, कह के कि हाँ मैं इस बात से निश्चिंत हूँ, आश्वस्त हूँ कि वो सही है या वो गलत है। तो ये क्या हुआ? ये विश्वास हुआ। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जब तथ्य देने वाला तथ्य को लेकर निश्चित हो जाए तो तथ्य किस में बदल जाता है? विश्वास में बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ तक थोड़ा बहुत लॉजिक चल सकता है। इसके बाद फिर आगे जो आपका आस्था और उपासना आती है, वहाँ लॉजिक समाप्त हो जाता है। तथ्यों में लेकर लॉजिक बन जाते हैं, विश्वास तक आते आते लॉजिक खत्म होने लगता है। हालांकि विश्वास पे आके लॉजिक खत्म ही हो जाता है, क्योंकि जब आपने विश्वास कर ही लिया तो फिर आगे सोचने की क्षमता समाप्त हो गई। जैसे आपने विश्वास कर लिया कि व्रत रखने से ऐसा हो जाता है, या मंदिर जाने से ऐसा हो जाता है, या पीपल को पानी देने से ऐसा हो सकता है, या आप इस प्रकार की कोई प्रक्रिया करेंगे तो आपको इस प्रकार के परिणाम सामने आएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया क्या बना रही है आपके अंदर? विश्वास बना रही है, लेकिन आपको तार्किक नहीं बना रही हो सकता है आपके तर्क ने ऐसा सोचा तब आप करने लगे, लेकिन यहाँ तर्क की थोड़ी बहुत गुंजाइश बची रहती है, बहुत ही मामूली सी। हालांकि खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत ही मामूली तर्क की गुंजाइश बची रहती है। अर्थात जब आप मान लेते हैं, तय हो जाता है। देखो, ये तथ्य लॉजिकल हो सकता है, ये तथ्य जो है ये तथ्य लॉजिकल हो सकता है। ठीक है, तथ्य देने वाला लॉजिकल हो सकता है, लेकिन जब वो निश्चित हो जाता है तो यहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है, तो यहाँ लॉजिक समाप्त हो जाता है।
तो विश्वास में लॉजिक केवल तथ्य तक हो सकता है। तथ्य जब आपने उसे कहाँ कर दिया, निश्चित कर दिया उसने, फिर लॉजिक खत्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए लॉजिक की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए आपके विश्वास में। अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लॉजिक के लिए गुंजाइश रखिए। ठीक है, उसे लेकर रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब है कि आप उस पर इतने आश्वस्त ना हो जाएं कि आपको पूरी दुनिया गलत लगने लगे। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं सुधार करने की प्रक्रिया को उसे रखिए, लेकिन अगर उसमें सुधार हो गया तो फिर वो विश्वास ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा माइन्यूट सा अंतर है, तो समझते चलिए। ठीक, अभी जो विश्वास है आपका, ठीक है, ये किससे, ये वैल्यू से आता है। तो वैल्यू कैसी हो सकती है, तो सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है। ठीक है, अब जैसे किससे आता है, वैल्यू से। वैल्यू, अब ये वैल्यू क्या है, सकारात्मक तथ्य को वैल्यू कहते हैं। सकारात्मक तथ्य को, सकारात्मक तथ्य को क्या कहा जाता है, वैल्यू कहा जाता है। तो आपने एक वैल्यू डिफाइन कर रखी है, क्या है वो, सकारात्मक रूप में, तो सकारात्मक तथ्य को वैल्यू कहेंगे। लेकिन अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो फिर विश्वास नहीं है। ठीक है, अगर आप ओपिनियन दे रहे हैं तो वो विश्वास में नहीं आता। क्यों, क्योंकि ओपिनियन का मतलब होता है कि ऐसा तथ्य जिसमें जिसके सही और गलत होने की संभावना होती है। ऐसा तथ्य जिसके सही और गलत होने की संभावना होती है। ओपिनियन, ओपिनियन क्या है, जिस ऐसा तथ्य जिसके सही और गलत होने की संभावना हो। ऐसा तथ्य जिसके सही और गलत होने की संभावना हो, लेकिन वो बिलीफ में नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा मेरा ऐसा ओपिनियन है, तो मैंने तर्क की गुंजाइश छोड़ दी। तो मैंने किसकी गुंजाइश छोड़ दी, तर्क की गुंजाइश। अर्थात मेरा ऐसा ओपिनियन है कि फला चुनाव में फला रिजल्ट आ सकते हैं, या बीजेपी जीत सकती है, या कांग्रेस जीत सकती है, सपा बसपा कोई भी जीत सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने कह दिया। लेकिन इसमें विश्वास कब आता है, जब इसमें आप विश्वास तब आता है जब इसमें सुधार करने की गुंजाइश खत्म कर देते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए ओपिनियन और वैल्यूज का पता चल गया। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, फेथ। इसके बाद क्या आता है, फेथ। फेथ का मतलब क्या होता है, आस्था। आस्था, आस्था को कैसे करेंगे, देखिए, जब विश्वास दृढ़ हो जाए, जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो आस्था में बदल जाता है। तो आस्था में बदल जाता है, तो आस्था में बदल जाता है। अर्थात जब विश्वास दृढ़ हो जाता है तो आस्था में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने विश्वास कर लिया, देखिए आस्था जुड़ी होती है ये किसी व्यक्ति से भी जुड़ी हो सकती है आस्था, ये सजीव से भी हो सकती है, निर्जीव से भी हो सकती है, किसी से भी आस्था जुड़ सकती है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर की मूर्ति बनी, आपने उसको कोई आकार दे दिया, उसका आपने नाम रख दिया, उसका एक निश्चित आकार है, उसके गले में सांप है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, उसका एनवायरनमेंट बना दिया, आपने कह दिया ये शिव हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, आपने पहले विश्वास किया कि शिव है, और वो शिव फिर आस्था में बदला, फिर आप उसके लिए समर्पित हो गई। वही क्या है, आस्था है। जब विश्वास बहुत ज़्यादा दृढ़ होता चला जाए और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे आस्था कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने सोच लिया, एक थॉट आया आपके अंदर, और फिर आपने उसे विश्वास में बदल दिया। जैसे राम है, पुरुषोत्तम है। ठीक है, तो दुनिया का जो थॉट्स है वो ये है कि राम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम होना। उन्हें ईश्वर की उपाधि कम ही लोगों के द्वारा दी जाती है, उन्हें ईश्वर नहीं माना जाता, बल्कि वो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम राम है। ठीक है, तो ये विश्वास ये है कि वे पुरुषोत्तम है। अब जब हम उनका गुणगान यानी कि फिर जब उनमें इतना विश्वास करने लगे कि हम उनके इतर किसी और चीज़ को क्या कर दें, नेगलेक्ट करते चले जाएं, तो वो किस में बदल जाएगी, आस्था में बदल जाती है। और जैसे ही चीज़ें आस्था में बदलती हैं, उपासना अपने आप आने लगती है। उपासना अपने आप आने लगती है। जैसे ही चीज़ें किस में बदलती हैं, आस्था में बदलती हैं, उपासना अपने आप आने लगती है। इसी को वर्शिप कहा जाता है। अर्थात आस्था को प्रस्तुत करने का तरीका, आस्था को या फेथ को प्रस्तुत करने के माध्यम
या तरीके, आस्था को प्रस्तुत करने के माध्यम या तरीके क्या कहते हैं? उपासना कहलाते हैं, उपासना कहलाते हैं। जैसे आपका विश्वास हुआ कि ईश्वर है, फिर आपका विश्वास यह होगा ईश्वर कौन है, तो आपने तय कर लिया कि मेरे ईश्वर शिव है, या मेरा ईश्वर अल्लाह है, या मेरा ईश्वर राम है, कुछ भी हो सकता है। फिर आपने क्या किया? आस्था, फिर वो आपकी आस्था में बदल गया, आपको लगने लगा कि ये आपके सब काम पूरे कर सकते हैं, तो फिर वो किसमें बदल? ये धीरे धीरे आस्था में बदल रहा है। आस्था क्या लेकर आती है? आस्था विश्वास को और गाढ़ा कर देती है, और फिर आपने उसे और भी ज़्यादा नहीं, उसे प्रस्तुत करने लगे आप। कैसे? मंदिर में जाके, पूजा करके, घंटा बजा के, हवन करा के, कुछ भी। ये सब क्या है? ये सब है प्रस्तुत करने के तरीके। आप मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं शिव जी के, ये जो शिवलिंग है उस पर, आप कृष्ण की मूर्ति को दूध पिलाते हैं, आप गणेश की मूर्ति को दूध पिलाते हैं। ये सब क्या है? ये सब है आपके उपासना के तरीके। अर्थात उपासना के तरीके मतलब आस्था को प्रस्तुत करने के तरीके। आपकी आस्था गणेश जी में है, आपको ये विश्वास है कि वो दूध पी लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उपासना के माध्यम से ये करके दिखाया कि हाँ वो पी सकते हैं। अर्थात इस तरीके से आस्था और उपासना की सबकी स्वतंत्रता भारत के संविधान में दी गई है। पहला क्या है? पहला है आपका विश्वास। पहले विश्वास करिए, फिर उसे प्रस्तुत भी कर सकते हैं, फिर उसे क्या कर सकते हैं? उसे विश्वास को आस्था में भी बदल सकते हैं, और आस्था के बाद उसे उसकी उपासना भी कर सकते हैं। ये सभी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में दी गई हैं, आपको किसी भी चीज़ से नहीं रोका गया। इसीलिए भारत का संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष, अर्थात वो किसी भी धर्म को नहीं मानता, अर्थात उसके सभी धर्म हैं। भारत के लोग जितने भी, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, अगर 140 करोड़ ही धर्म बन जाएं तो 140 के 40 करोड़ ही किसके हो जाएंगे? राज्य के हो जाएंगे, और राज्य सबके लिए समान रूप से कार्य करेगा। तभी तो ये सब स्वतंत्रताएं दी गई है। अगर हम अपने संविधान में, हम अपने गणतंत्र में कुछ भी लिख सकते थे, जैसे मान लिया हिंदुत्व गणतंत्र लिख दें, या जैसे इस्लामिक गणतंत्र लिखा हुआ है आपके पाकिस्तान में, तो अगर ऐसे भारत में लिख दिया जाता तो फिर ये देना मुश्किल हो जाता। ठीक है? क्यों? फिर कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है? तो आस्था में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते समस्याएं पैदा करने लगती चीज़ें। तो इसलिए भारत का संविधान कैसा है? पंथ निरपेक्ष, अर्थात वो किसी के पक्ष में नहीं खड़ा, वो सबके लिए काम करेगा, वो सबके पक्ष में खड़ा हुआ है। ठीक है? तो इसलिए इसे किस में बदल गई चीज़ें? तो हमारी स्वतंत्रता कैसी है? तो हमारी स्वतंत्रता, अभी स्वतंत्रता कैसी है देखिए। स्वतंत्रता विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, अभिव्यक्ति, और क्या है? सॉरी, विश्वास नहीं, विचार है ये। विचार, थॉट्स, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। भारत के संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो लोगों को प्राप्त है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अर्थात कैसी? विचार का मतलब थॉट्स, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास बिलीफ, और फेथ आप और वर्शिप। तो इस प्रकार से भारत के संविधान की ये प्रस्तावना में जो उसके लक्ष्य हैं, तो लक्ष्य में हमने क्या पढ़े थे? यही तो थे लक्ष्य। न्याय, न्याय, न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का है। पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, और तीसरा है सोशल जस्टिस। अब क्या है? समता। ठीक है? समता कितने प्रकार की है? स्टेटस की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और ये क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। नंबर 1 अभी जो लिखा था मैंने, विचार की, ऐसे ही लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। विचार, अभिव्यक्ति। नंबर 3 आस्था, विश्वास, 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 आस्था और उपासना। ऐसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए समता, कैसी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी यानी कि
कैसी? स्टेटस का मतलब क्या है? स्टेटस का मतलब होता है सम्मान, और अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर। और कैसी? स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए क्या? राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए आज भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार से आपकी संविधान की प्रस्तावना पूरी हो जाती है। देखिए अभी मैं इसको लिख दूंगा, अभी बड़ा रखा है, मैं इसकी पहले पेन को छोटा कर लेता हूँ, फिर आपको लिख के दिखा दूंगा सारे संविधान की प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना, ये छोटा हो गया ज़्यादा, चमक रहा है, हाँ चमक रहा है। चलो बस बस ये 2 मिनट का रहेगा, इसी को समझ लेते हैं। अलग अलग पेन से लिख दूंगा। प्रस्तावना, सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये क्या है? ये है संविधान की शक्ति के स्रोत। संविधान की शक्ति के स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। कौन कौन सा बताया था मैंने आपको? आर्टिकल 8, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 11। तो ये क्या हो गया? भारत के संविधान की शक्ति के स्रोत में इस तरीके से इसको मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर इसको लिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए संरचना लिखते हैं। हाँ, संरचना, संविधान की संरचना। संविधान की संरचना कैसी है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? विद द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। दूसरा गणतांत्रिक, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक, रिपब्लिक। तीसरा कैसा हो सकता है? तीसरा, चलो संप्रभु को मैं यहां लिख लेता हूं, संप्रभु सबसे ऊपर ही आएगा वैसे, संप्रभु, सोवर्निटी, सोवरन। चौथा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को क्या कहते हैं? सेक्युलर, सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष को क्या कहेंगे? सेकुलर। और पांचवा क्या बताया था मैंने? समाजवादी, समाजवादी। समाजवादी का मतलब है सोशलिस्ट। मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। संप्रभुता को मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, तीसरे नंबर पे इन तीनों को काट के यहाँ से संप्रभुता को ऊपर ही लिख देता हूँ, वहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि भारत का संविधान सबसे पहले संप्रभु होना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। संप्रभु, संप्रभु, सोवरन। दूसरा लोकतांत्रिक, यानी कि डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। और तीसरा गणतांत्रिक, गणतांत्रिक। क्या? रिपब्लिक, रिपब्लिक। तो ये दोनों कब जोड़े? 42वें 42 अमेंडमेंट, यानी कि 1976 में, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। अब इसका मैं फिर से पेन चेंज कर लेता हूँ, अब फिर से इसको रेड कर लेता हूँ अब की बार फिर। हाँ, अब ये इससे अलग हो गया ये। अब देखिए, अब आएंगे पर्पज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के लक्ष्य। संविधान के लक्ष्य, संविधान के लक्ष्य में क्या है? पर्पज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लक्ष्य 3 है। नंबर 1 है न्याय, न्याय, समता और स्वतंत्रता। समता, स्वतंत्रता, न्याय, जस्टिस, जस्टिस, इक्वलिटी, इक्वलिटी और लिबर्टी।
जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी। अब देखिए न्याय कैसा है, न्याय है 3 प्रकार का। न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का न्याय है। कैसा है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मतलब सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। दूसरा है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस। और तीसरा कैसा है, तीसरा कैसा है, पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखिए ये हो गया। अब आ गया आपकी, इसे देखिए, ऐसे जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब देखिए ये कैसी है, 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कैसी है, समता कैसी है, प्रतिष्ठा की और अवसर की। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को क्या कहते हैं, स्टेटस। और अवसर, और अवसर को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी। ये अभी तो बताया, अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। अब फिर से पेन बदल लेता हूँ, तो फिर से ब्लू कर लेता हूँ। हाँ यहाँ ब्लू कर लेंगे। अब देखिए स्वतंत्रताएं कितने प्रकार की है, बिल्कुल अभी अभी पढ़ा हमने स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता क्या है आपकी, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, आस्था और उपासना। देखिए विचार क्या है, थॉट, थॉट, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, और विश्वास, बिलीफ, फेथ और वर्शिप, और वर्शिप। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब देखिए आगे, इससे आगे, इससे आगे देखिए, इसको फिर से ऐड कर लेता हूं मैं। अब देखिए एडमिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है भारत का संविधान को कब एडमिट किया गया। तो ये कब है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया, क्या किया गया, इनेक्ट किया गया, और क्या क्या, एडोप्ट किया गया, और क्या, टू गिव अवर सेल्फ, यानी कि एडोप्ट का मतलब है अंगीकृत करना, अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब है एडोप्ट। दूसरा अधिनियमित करना, इनेक्ट। दूसरा अधिनियमित, इनेक्ट करना, अधिनियमित, इनेक्ट करना। और तीसरा क्या है, टू गिव अवर सेल्फ, टू गिव अवर सेल्फ, आत्म अर्पित, आत्मर्पित करना। ठीक है, ये भारत के संविधान की पूरी प्रस्तावना आपकी कहाँ लिखी गई है, आपके बोर्ड पर। ये बिल्कुल मैंने यही पढ़ाई है पिछली 3 क्लासों में। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए और कैसी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को बनाए रखते हुए विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए आज 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को क्या अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। इस प्रकार से भारत के संविधान की प्रस्तावना आपके सामने खुलकर आ जाती है। इसमें कुछ भी रटने के लिए कुछ जरूरत है ही नहीं, आपके संविधान की प्रस्तावना रटनी ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएगी। बस आपको इनको अलग अलग समझना है। संप्रभुता का अर्थ क्या है, डेमोक्रेटी का अर्थ क्या है, रिपब्लिक का अर्थ क्या है, सेकुलर और सोशलिस्ट किसे कहते हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिकल जस्टिस क्या है,
राजनीतिक न्याय पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर क्या है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था उपासना है क्या। ठीक है, देखिए अंगीकृत का मतलब है इसे हमने अडॉप्ट कर लिया, अधिनियमित का मतलब इसे कानूनी दर्जा दे दिया, और टू गिव आवर सेल्फ हम इसके प्रति समर्पित हो गए। अर्थात इनएक्ट का मतलब जब हमने इसे कानूनी दर्जा दिया है तो इसके द्वारा जो हमें दंड दिया जाएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। और आत्मर्पित का मतलब है हम इसके सामने समर्पित, अर्थात इससे बाहर जाकर कोई काम नहीं किया जाएगा। और इनएक्ट करने का मतलब है, अडॉप्ट करने का मतलब है उसे आज जिस दिन वो उसे स्वीकार किया गया, स्वीकारना कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें दो शब्द और है, भारत की एकता अखंडता और बंधुत्व को बनाए रखने के लिए। भारत की एकता और अखंडता का मतलब क्या जानते ही आप, यानी कि कोई भी ऐसा काम ना करे व्यक्ति जिससे भारत की एकता और अखंडता क्या प्रभावित हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना पूरी होती है। अगली क्लास में हम पॉलिटी में अगली क्लास लेकर आएंगे और फिर कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। जो आपका कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, यहाँ तक मैंने इसको पूरा कर दिया। 10-12 क्लासें हैं, आप पॉलिटी को पढ़ने से पहले इन 10-12 क्लास को जरूर देख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका एक ओवरव्यू बन जाता है पॉलिटी को लेकर, एक विचार बन जाता है। फिर आपको डायरेक्ट आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन पे जाने की जरूरत नहीं होगी। जब आपको इन चीज़ों की समझ होगी तो आप उन्हें अच्छे ही समझ सकते हैं, रटने की चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, और ऐसी ही की वीडियो के लिए पॉलिटी को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।